साल 1871। भारत में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें मजबूत थी, लेकिन दिलों में बगावत की आग सुलग रही थी। राजकुमारी रिद्धिमा की परवरिश एक शिक्षक, आचार्य सोमेश्वर के संरक्षण में हुई थी। उसे अपने अतीत की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, बस कुछ बिखरी हुई स्मृतियां और एक सपना जो बार बार आता था। जलता हुआ पुस्तकालय, चीखते हुए भिक्षु और एक बच्ची जिसे कोई सुरंग में छोड़ जाता है। रिद्धिमा खुद को बस एक साधारण युवती समझती थी, किंतु गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे देखकर सिर झुकाते, जैसे वो कोई देवी हो। ये रहस्य उसके भीतर एक बेचैनी जगाता था। वह जानना चाहती थी, मैं कौन हूं। कलकत्ता से एक गुप्त मिशन पर आए कैप्टन एडवर्ड हेस्टिंग्स को सरकार ने ऑपरेशन रिक्लेम नालंदा का प्रभारी बनाया। यह मिशन केवल इतिहास की खोज नहीं थी, यह भारत की संस्कृति को ब्रिटिश रूप में ढालने की साजिश थी। उसे एक कोडित दस्तावेज मिला था, जिसमें उल्लेख था, द लास्ट फ्लेम ऑफ नलांडा सर्वाइव्स, अ गर्ल रॉयल बाय ब्लड, बेरर ऑफ द एंशंट सील। उसका शक रिद्धिमा पर गया। वह बड़गांव पहुंचा, एक मुस्कुराहट और विनम्र प्रस्ताव लेकर। कैप्टन हेस्टिंग्स ने रिद्धिमा को ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन अलायंस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। उसने वादा किया कि नालंदा की विरासत को सम्मान मिलेगा यदि वह ब्रिटिश गवर्नर से मिलकर उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करे। आचार्य सोमेश्वर ने सख्त मना किया, पर रिद्धिमा असमंजस में पड़ गई। उसके भीतर एक आवाज कह रही थी, यदि मेरा अतीत सच है तो मुझे जानना होगा। उसी रात रिद्धिमा को वही सपना फिर आया, लेकिन इस बार स्पष्ट। वह बच्ची वही थी, वह खुद, और वह पुस्तकालय था, नालंदा। भिक्षुओं की आवाजें गूंज रही थी, उसे जीवित रखो, वह ज्ञान की अंतिम चिंगारी है। ये केवल पुस्तकें नहीं, चेतना है। रिद्धिमा चीख पड़ी, और जब आंख खुली तो सोमेश्वर उसके सामने खड़े थे। अब तुझे सच बताने का समय आ गया है। सोमेश्वर ने रिद्धिमा को एक भूमिगत गुफा में ले जाया, किले के नीचे। वहां दीवारों पर संस्कृत मंत्र, ध्वस्त प्रतिमाएं और एक गुप्त द्वार था, जिसके ऊपर खुदा था, सत्य वो नहीं जो दिखे, सत्य वो है जो भीतर जागे। उस गुफा में सोमेश्वर ने बताया कि वह केवल एक शिक्षक नहीं, नालंदा के बचे हुए अंतिम आचार्यों में से एक है, और रिद्धिमा वह नालंदा की अंतिम उत्तराधिकारी थी, जिसे सुरक्षा के लिए भेष बदल कर यहां लाया गया था। उसकी यादें ब्रिटिशों ने हटा दी थीं, एक गुप्त प्रयोग के तहत। अंग्रेज जानते थे कि तलवार से भारत नहीं जीता जा सकता, इसके लिए मानसिक गुलामी जरूरी थी। उन्होंने बच्चों की यादें मिटाने के लिए री एजुकेशन थेरेपी शुरू की। जिन बच्चों में संस्कृति की चेतना थी, उन्हें या तो मिटा दिया गया या मॉडर्न सिविलाइज यूथ बनाकर मानसिक गुलाम बना दिया गया। रिद्धिमा उनमें से एक थी, पर वह बच गई। अब सोमेश्वर ने उसे अंतिम परीक्षा दी, एक गुप्त सभा, जिसमें नालंदा के बचे भिक्षु निर्णय लेंगे कि वह सचमुच उत्तराधिकारी है या नहीं। वह सभा प्राचीन गुफा के भीतर हुई। भिक्षुओं ने उसकी आंखों, उसके व्यवहार और उसके संस्कारों को परखा। अंत में एक वृद्ध बोले, राजवंश रक्त में नहीं, कर्म में होता है। तू वो चेतना है जिसे मिटाया गया, फिर भी तू जागी। इस बीच कैप्टन हेस्टिंग्स को लंदन से संदेश मिला, डिस्ट्रॉय द लोकल आइडेंटिटी, कन्वर्ट नालंदा इनटू द इंपीरियल म्यूजियम ऑफ नॉलेज अंडर ब्रिटिश क्राउन। इसका अर्थ था नालंदा के अवशेषों को कब्जा करना, रिद्धिमा को सिंबॉलिक एम्बेसडर बनाकर इस्तेमाल करना, और भारत के गौरव को एक ब्रिटिश शोपीस बना देना। रिद्धिमा ने ब्रिटिश गवर्नर से मिलने का निर्णय लिया, एक चतुर योजना के तहत। उसने अलायंस स्वीकार किया, पर एक शर्त के साथ, मैं नालंदा के अवशेष आपको सौंपूंगी यदि मुझे एक्सकावेशन और डॉक्यूमेंटेशन में पूरा नियंत्रण दिया जाए। गवर्नर को लगा उसने उसे जीत लिया है। नालंदा की खुदाई शुरू हुई, पर यह केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स की निगरानी में नहीं थी।
रिद्धिमा ने रात के अंधेरे में गुप्त मार्गों से पुराने भिक्षुओं को वहां लाकर असली नालंदा की विरासत छुपाई और नकली अवशेष ब्रिटिश को सौंपे। एक दिन खुदाई में एक सादात शिलालेख निकला जिस पर लिखा था, जो संस्कृति को वस्तु समझे वो कभी उसकी आत्मा को न समझे। यह पढ़कर हेस्टिंग्स हतप्रभ रह गया। क्या उसे धोखा दिया जा रहा था? ब्रिटिश म्यूजियम के उद्घाटन के दिन जब सारे अधिकारी, पत्रकार और अधिकारी उपस्थित थे, रिद्धिमा ने एक गुप्त घोषणा की, मैं नालंदा की अंतिम उत्तराधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य को यह ज्ञान सौंपती हूं, जैसा आपने चाहा। पर जैसे ही वह तख्त के नीचे बनी सड़क की सीढ़ी पर खड़ी हुई, वहां हुआ एक विस्फोट जिससे नीचे की जमीन धंस गई और दिखा एक असली प्राचीन सभागार जहां सैकड़ों पांडुलिपियां, शिलाएं और मूर्तियां सुरक्षित थी। रिद्धिमा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, पर इससे पहले कि उसे ले जाया जाता, उसने जनता की ओर देखा और कहा, यदि मेरी गिरफ्तारी से नालंदा जीवित होता है तो यह बलिदान सस्ती कीमत है। लोगों ने उसे रानी का दर्जा दिया और अंग्रेज डर गए। नालंदा का नाम फिर से लोगों के मन में जीवित हो गया। कुछ महीनों बाद ब्रिटिश सरकार ने नालंदा खुदाई को अस्पष्ट और बढ़ा चढ़ा कहकर बंद करवा दिया। रिद्धिमा को बंगाल की जेल में बंद किया गया, पर एक रात वह गायब हो गई। कहा जाता है वह अब भी जीवित है, गांवों में जाती है, बच्चों को सिखाती है और नालंदा अब किसी दीवार में नहीं, बल्कि हर उस बच्चे में बसता है जो सच जानने की हिम्मत करता है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो भारत की आत्मा का एक जीवित प्रतीक था। जहां ज्ञान जलता था, वहां से रिद्धिमा जैसी कहानियां राख से फिर जन्म लेती है। अगर आपको ये कहानी ने नालंदा की उस खोई हुई लौ की याद दिलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भूली बिसरी ऐतिहासिक सच्चाइयों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शेयर कीजिए इस कहानी को ताकि नालंदा सिर्फ इतिहास में नहीं, हमारे दिलों में भी जीवित रहे। मिलते हैं एक और भूले हुए अध्याय के साथ।